नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं दिनेश शर्मा नर्सिंग टुडे ऑनलाइन ऐप में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोगों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि इस वर्ष जो बच्चे एग्जाम की प्रिपरेशन और तैयारियां कर रहे हैं उनका कहीं ना कहीं सरकारी जॉब में सिलेक्शन होना चाहिए। आशा करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ रहें, आपके माता पिता, आपके भाई बंधु, आपके दोस्त सभी लोग स्वस्थ रहें और ये साल जैसा कि पिछला गया है उससे बेटर और बहुत अच्छा होना। तो बेटा देखिएगा, इसीलिए हम लोग आए हैं। चाहे कुछ ना कुछ तो आपको, अगर डेली, मैंने आपको कहा कि जब हम रेगुलर और पंचुअल रहते हैं ना तभी हमें कुछ ना कुछ उसका फायदा मिलता है। इसीलिए मैंने कोशिश की कि भाई आज भी कुछ ना कुछ समय आप लोगों के साथ गुजारा जाए और साल को बहुत अच्छा बनाया जाए। सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। हाँ, तो देखिएगा, आज हम लोग जो हमने टॉपिक छोड़ा था, हम लोग बात कर रहे थे कुछ प्रायोरिटी बेस्ड और लीस्ट प्रायोरिटी बेस्ड नर्सिंग केयर और प्रायोरिटीज के बारे में। मैंने कई बार कह रखा है कि जैसे क्लास शुरू हो, कई बार क्या है, जैसे कमेंट वगैरह नहीं देख पाते आप लोगों के, बहुत तेजी से और स्पीड से कमेंट्स वगैरह आते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप, या तो मैंने कहा है कि जो मेरे पर्सनल नंबर है या जो यहाँ पर भी नंबर जो आपको दिए गए हैं वो, उन नंबर के ऊपर आप मुझसे बात कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या ग्रुप के अंदर भी आप चैट करके किसी प्रकार की क्वायरी मान लीजिए आपको करनी है। फॉर एग्जाम्पल कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है या उससे रिलेटेड, क्योंकि जैसे जैसे मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा वैसे ऐसा होगा नहीं, लेकिन फिर भी आप लोगों को अगर कोई भी क्वायरी या कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप पूछ सकते हैं। तो आज हम लोग नेक्स्ट शुरुआत करने जा रहे हैं अगले प्रश्न के साथ में कि भाई कुछ प्रायोरिटी पे, जैसा मैंने आपको कहा था कि धीरे 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 हम पढ़ेंगे तो जो हमारे प्रश्न हैं इजी से थोड़े टिपिकल भी होते जाएंगे। कुछ प्रायोरिटीज, क्योंकि मैंने आपको कई बार कहा है कि आप लोगों को आता बहुत कुछ है, लेकिन आने के बावजूद जब हम एग्जाम के अंदर जाते हैं तो या तो हम प्रॉपर अटेंशन मेंटेन नहीं कर पाते, या प्रॉपर एक आप कह सकते हो कि एग्जाम की जो एंजाइटी है, एग्जाम का जो फियर है, वो हमें वो अटेंशन बनाने ही नहीं देता है। तो आज हम लोग कुछ नए प्रश्नों के साथ शुरुआत करना चाहेंगे बेटा। तो लास्ट में शायद मुझे ध्यान है कि हमने लास्ट क्लास में कुछ एनजी ट्यूब रिलेटेड मेजरमेंट, लेंथ और साइज वगैरह के बारे में मैंने आपको बताया था। उसी से आगे कुछ एक नए प्रश्न पर हम लोग बात करने चाहेंगे। सुनिएगा बेटा, देखो बहुत इजी और बहुत ही आपका फेवरेट क्वेश्चन है। और मैं आपको बता दूं कि भाई मैक्सिमम जब हम लोग इन प्रश्नों को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमसे एरर्स और गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब वो गलती होने के चांसेस क्यों होते हैं? क्योंकि क्लिनिकल प्रैक्टिस में जब हम काम करते हैं तो हम लोग कभी भी उस जो ट्यूब है, उस ट्यूब के नंबर, उस ट्यूब की साइज, किस चीज से बनी हुई है, इन चीजों पर फोकस हम नहीं करते हैं। हम सीधा सीधा जैसे ही हॉस्पिटल में काम करने जाते हैं एज ए क्लिनिकल नर्स, तो हम वहां जाके सर्जन बन जाते हैं, हम वहां जाके डॉक्टर बन जाते हैं। भैया डॉक्टर नहीं बनना है, आपने तो एज ए नर्स ही काम करना है, बिकॉज वी आर प्रिपेयर फॉर द केयर ऑफ पेशेंट। हम पेशेंट की केयर करने के लिए ही इकट्ठे हुए हैं। अब जैसे आप लोग आंसर दे रहे हैं, अलग अलग लोग अलग अलग आंसर दे रहे हैं। भाई सामने आपके प्रश्न है, प्रश्न पहले एक बार आप समझ लीजिए कि प्रश्न में आपको क्या पूछा जा रहा है। तो प्रश्न में सिर्फ आपने जो ध्यान देने वाला पॉइंट है वो कह रहे हैं व्हाट इज द लेंथ ऑफ फ्रेका। ध्यान से सुन लीजिएगा, प्रश्न को पढ़ जरूर लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि प्रश्न को आपने पढ़ा ही नहीं और उत्तर देने में आपने बहुत जल्दीबाजी कर दी है। दिनेश मीना 125 सेंटीमीटर, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं और स्टडी चल रही है इन दिनों ये 125 सेंटीमीटर के जवाब से। और ये क्या है? यशोधा चौहान 125 सेंटीमीटर। अरे देखी है क्या तुमने, या तुक्के में काम चला रहे हो? हाँ या ना? ये क्या है? अनुज 125 सेंटीमीटर। ये तुमको आंसर कहां मिला? क्या इंटरनेट में घूमते घूमते मिला?
या कहीं YouTube चैनल पे पढ़ते पढ़ते मिला? दिनेश यार जवाब दो। ये संदीप 105 सेंटीमीटर, विकास 105, शिखा गुप्ता 105 सेंटीमीटर, ये सब अलग अलग क्यों बोल रहे हैं यार? भाई ट्यूब तो वही होती होगी ना, जहां तक मेरा मानना है। भाई सीधा सा प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है कि लेंथ बताओ किसकी ट्यूब की, नाम सुन लेना, शायद आपने नाम सुना हो या नहीं सुना हो, आई डोंट नो। ट्यूब का नाम है फ्रेका, FREKA, FREKA, फ्रेका एनजी ट्यूब। अब ये फ्रेका एनजी ट्यूब क्या है? लेंथ को तो रख दो साइड, अरे लेंथ को तो रख दो साइड, पहले आप ये तो सुन लो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेका। सर जी एवरेज, अच्छा दिनेश एवरेज बता रहे हो, अच्छा देखो ध्यान से सुनना, मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि भाई फ्रेका बेसिकली क्या होता है। तो फ्रेका जनरली जिसको हम बोलते हैं एनजी ट्यूब, जो सिलिकॉन वाली आती है ना, जिसको स्टीलेट और गाइड वायर से डालते हैं, उस ट्यूब को फ्रेका एनजी ट्यूब बोलते हैं। तो पहले तो मतलब समझ लें, फ्रेका वो ट्यूब है जो कि आपके किसकी बनी हुई होती है? सिलिकॉन की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है? सिलिकॉन की बनी हुई होती है। और इंसर्ट किसके द्वारा की जाती है? इंसर्ट बाय द स्टीलेट, स्टीलेट या जो गाइड वायर होता है ना, उससे इस ट्यूब को इंसर्ट करते हैं। ये जनरली लगभग 8 वीक तक यूज ली जा सकती है। ये जो ट्यूब होती है जनरली कितने वीक यूज आ जाती है? 8 वीक तक आप इसको लगातार लगा सकते हो। अब देखो बात सुन लीजिएगा कि यहां तक आपने बताया कि जो फ्रेका ट्यूब है, ध्यान से सुनते जाएं, कि ये जो फ्रेका ट्यूब आप बता रहे हैं, पॉइंट ध्यान से सुन लीजिएगा, फ्रेका सिलिकॉन से बनी हुई होती है। इंसर्ट करते हैं किसके माध्यम से? स्टीलेट बोल दो या गाइड वायर के माध्यम से बेटा इसको इंसर्ट किया जाता है। और जनरली 8 वीक तक इसको कंटिन्यूअस यूज में लिया जा सकता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप यहां पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपकी सिलिकॉन या जो फ्रेका ट्यूब होती है, ये आपके जैसे हम जनरल तो पढ़ते हैं 12, 14, 16, 18, ये आपके 15 फ्रेंच में भी आती है, 12 फ्रेंच में भी आती है। बात सुनते जाएं, कहने का मतलब है हम जब रखते हैं तब हम कहते हैं 8, 10, 12, 16, इस तरीके से ट्यूब के नंबर लेते हैं। ये जो फ्रेका ट्यूब आप लोग यूज करते हैं, ये 15 फ्रेंच में भी आ रही है, और ये जो फ्रेका ट्यूब है ये 12 फ्रेंच में भी आ रही है। इसके बारे में 2 पॉइंट और लिखूंगा कि भाई ये जो ट्यूब है हम कह रहे हैं कि 15 फ्रेंच, ध्यान से सुनिएगा कि 15 फ्रेंच में भी आती है, और जो 15 फ्रेंच की आती है उसकी तो लेंथ है 120 सेंटीमीटर। सॉरी, ध्यान से सुनना कि ये जो 15 फ्रेंच की ट्यूब आ रही है, इस 15 फ्रेंच की ट्यूब की अगर हम बात करें तो इसकी लेंथ है आपके 100 सेंटीमीटर, और एक आती है आपके बेटा 12 फ्रेंच, ध्यान से सुनिएगा, 12 फ्रेंच आती है, उसकी लेंथ है 120 सेंटीमीटर। ये हम लोग बात कर रहे हैं फ्रेका एनजी ट्यूब की। किसकी बात कर रहे हैं? फ्रेका एनजी ट्यूब की बात कर रहे हैं। और ये जो फ्रेका एनजी ट्यूब बता रहे हो, इसकी कलर कोडिंग जनरली आपको पता, मैंने यहां पर लिखा है 15 फ्रेंच, देखो ध्यान दो, 15 फ्रेंच ट्यूब लिखा, और ये जो 15 फ्रेंच ट्यूब है, मैंने क्या बोला बेटा आप लोगों को? 100 सेंटीमीटर है। और ये जो 12 फ्रेंच की जो ट्यूब होती है, कितने सेंटीमीटर है? 120 सेंटीमीटर है। अब ये तो स्पेसिफाइड नाम लिया गया है जब फ्रेका ट्यूब कहा जाए। ध्यान से सुनते जाओ और ध्यान से समझते जाओ कि ये जो आपकी ट्यूब है, उस ट्यूब के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अभी मैं देखता हूं कि बच्चों के फोन के साथ साथ मैसेज आते हैं, सर ये इसकी लेंथ बताओ एनजी ट्यूब की, कोई कहता है 125। अरे मैंने कहा ज्ञान कहां से ले रहे हो? क्योंकि जहां कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, ये समझ लीजिएगा कि आपका एग्जाम तो खत्म वहीं पर हो गया। क्योंकि अगर हम कंपटीशन में कंफ्यूज रहेंगे तो कंफ्यूजन का मतलब है कि आप 2 पायदान नीचे आ गए हो सिलेक्शन के अंदर। इसलिए पहले चीज को समझे कि एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है और किस तरीके से प्रश्न को पूछना चाह रहा है।
तो देखो ध्यान से सुन लीजिए, फ्रेका के बारे में मैंने बता दिया, सिलिकॉन की है, ऐसे होती है, ये सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए। इस पर भी मैं पहले आपको दो प्रश्न एक बार और बताना चाहूंगा कि भाई ये तो आपने कहा, अब हमने यहां पे कहा कि जो फ्रेका की ट्यूब है वो कौन से मटेरियल की बनी होती है बेटा? सुरेश गुड मॉर्निंग बेटा, कौन से मटेरियल की बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। लेकिन क्या आप मानते हैं कि एग्जामिनर हमेशा सिलिकॉन, हमारी प्रिपरेशन ऐसी हो कि एग्जामिनर जो भी प्रश्न पूछे टॉपिक से वो हमें पता होने चाहिए। मान लीजिए एग्जामिनर ने अब इसी में आपको घुमा करके प्रश्न वापस से पूछ लिया और उसने कहा कि भाई व्हाट इज द मटेरियल यूज्ड टू प्रिपेयर फ्रेका NC2। उस प्रश्न का भी आंसर दूंगा, आपको सारे प्रश्न मिलेंगे। ये इसलिए है कि आप लोगों का अंतर समझे। आपने यहां पर लिखा जैसे PVC, आपने यहां पर लिखा मेटल, आपने यहां पर लिखा सिल्क और आपने यहां पे लिखा सिलिकॉन। बेटा देखो ध्यान से सुन लीजिएगा, पहले जो मैं कह रहा हूं उस प्रश्न से नजर ना हटे। अभी उस पहले प्रश्न पर भी आऊंगा, लेकिन पहले मेरा काम है कि जो जो पॉइंट बन रहे हैं उन पॉइंट रिलेटेड क्वेश्चंस और उन पॉइंट रिलेटेड जो हमारी क्वायरी एग्जामिनर कर सकता है उस क्वायरी रिलेटेड प्रश्नों को हम सॉल्व करना चाहेंगे। क्योंकि हमारा यहाँ पे कोई टॉपिक खत्म करना, हमारा यहाँ पर खड़े होकर के ये कोई उद्देश्य नहीं है कि हम लोग इस चीज को कंप्लीट करवाएं। हमारा बेसिक एम यही है कि जिस चीज को हम लेकर के चल रहे हैं वो आपको पूरी हो जानी चाहिए। इट मींस योर सिलेक्शन। जैसे मैंने आपको यहां प्रश्न लिखा, प्रश्न में मैंने कहा कि बताइए कि फ्रेका जो ट्यूब है वो कौन से मटेरियल की बनी हुई होती है। अब आपके सामने लिखा है यहां पर जैसे PVC, बोलते हैं ना पॉलीवाइनिल क्लोराइड, क्या बोलते हैं इसको? पॉलीवाइनिल क्लोराइड बोलते हो। दूसरा मेटल, तीसरा आपका सिल्क, सिल्क तो सूचर होता है, इसके अलावा सिलिकॉन। अब मैंने ये तो बता दिया कि सिलिकॉन लिखा हुआ है, ठीक है, आपने भिड़ते ही आंसर दे दिया सिलिकॉन। लेकिन क्या ये बताने के लिए मैंने प्रश्न लिखवाया है क्या? नहीं। देखो ध्यान से सुनना, सिलिकॉन सिलिकॉन तो दुनिया ही टीपती रहेगी, सिलिकॉन सिलिकॉन तो सभी टीपते रहेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मान लीजिए एग्जामिनर ने सिलिकॉन नहीं दिया और प्रश्न एज इट इज ही रह गया, तो फिर आप आंसर क्या बताएंगे बेटा? कि अगर एग्जामिनर ने, गुड, आप बताकर चल रहे बेटा, मेरी नकल कर रहा है लोकेश। चलो तो बेटा देखो ध्यान से सुने, आपने यहां पे बताना है PVC, मेटल, सिल्क, आपने क्या कहा? सिलिकॉन। सिलिकॉन तो आपने कहा, लेकिन आपको पता होना चाहिए एग्जामिनर अगर सिलिकॉन नहीं बोलता है तो आपको यहां पर बेटा बताना है पॉलीयूरीथेन। पॉलीयूरीथेन इज द नेम ऑफ केमिकल। कि ये पॉलीयूरीथेन बोल दो या सिलिकॉन बोल दो भैया, बात एक ही है। इसीलिए तो हम एग्जाम में जाकर के फंस जाते हैं कि जब हम एग्जाम में जाते हैं और एग्जाम में हमने तो रट लिया भाई, वैसे तो लोगों को पता ही नहीं है कि व्हाट इज दी फ्रीका ट्यूब। फ्रीका ट्यूब के बारे में मैंने बता दिया है कि 120 सेंटीमीटर है अगर वो 12 फ्रेंच की है। मैंने आपको बता दिया है कि अगर वो 15 फ्रेंच की है तो 100 सेंटीमीटर है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन मैंने यहां पे कहा कि मटेरियल पूछे तो सिलिकॉन। अब सिलिकॉन जैसा जो प्रश्न है ये आपके मान लीजिए CHO, VHO, ESIC में भी आ जाएगा। लेकिन अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं नॉर्सेट रिलेटेड, धालियन से रिलेटेड या स्पेसिफिक PCI जिपमेयर, तो ऐसी स्थिति में आप देखना प्रश्न जाकर के आपको देखने को मिलेगा यार ये क्या नई चीज पूछ लिया। तो ऐसी स्थिति में सिलिकॉन नहीं हो
तो आंसर क्या देना है? पॉलीयूरिथेन। पॉलीयूरिथेन इज द नेम, और ये वो नेम है जो कि एक प्लास्टिक की हाईएस्ट क्वालिटी रेंज होती है, जिसकी ये फ्रीका एनजी ट्यूब बनी हुई होती है। अरे भाई, यहां तक बात समझ में आ रही है क्या? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर बेटा सभी को। अब ध्यान से सुनते जाओ और बात को समझते जाओ। तो यहां तक हम लोगों ने बताया कि भाई ट्यूब किसकी है। अब ये तो ठीक है, आपका काम हो गया। अब मैं वापस से उसी प्रश्न के ऊपर आ जाता हूं जो प्रश्न की शुरुआत हम लोगों ने की है। यहां पर हम कह रहे हैं कि लेंथ ऑफ फ्रीका एनजी ट्यूब। अब फ्रीका एनजी ट्यूब तो आपने लिख दिया, लेकिन फ्रीका एनजी ट्यूब में अब आप क्या बताओगे? 125 बताओगे, 100 बताओगे, 120 बताओगे? कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि भाई 120 भी है और 100 भी है। हाँ या ना? अरे कंफ्यूजन तो हुआ ना। लेकिन इस कंफ्यूजन को दूर करने का बेसिक तरीका मैं आपको बता देता हूं कि आपके सामने जो सबसे ज्यादा और कॉमन यूज में आने वाली फ्रीका, अगर फ्रीका ट्यूब कॉमन यूज आती है तो वो 120 सेंटीमीटर की होती है। कहने का मतलब है कि जब वो स्पेसिफाइड नंबर नहीं पूछे तो आपने यहां पर नाम लेना है किसका? 120 सेंटीमीटर। ये तो किसके लिए है? फ्रीका वाली की बात कर रहे हैं कि जब फ्रीका फ्रीका के नाम से आपको पूछा जाए। लेकिन मान लीजिए, सुनना, मैंने आपको यहां पे कह दिया है कि भाई अगर आपसे पूछा जाए और एग्जामिनर अगर यहां पे कहता है तो आप फ्रीका के अंदर प्रायोरिटी 120 सेंटीमीटर को दे देना। ये पहली प्रायोरिटी किसके लिए बताई है? मैंने सिर्फ और सिर्फ फ्रीका एनजी ट्यूब के लिए बताई है। किसके लिए बताई है बेटा? फ्रीका एनजी ट्यूब के लिए बताई है कि अगर आपको कुछ नहीं पूछा जाए तब सीधा सीधा आप आंसर दें 120 सेंटीमीटर। अगर वो पूछता है 12 फ्रेंच की फ्रीका तो आप आंसर दे ही दोगे 100 सेंटीमीटर। चलो जी, ये तो हमने एक तरीका बता दिया। इतना तो मैं बता रहा हूं ना कि किसी को पता ही नहीं है फ्रीका फ्रीका क्या है, तुक्के मार रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको यहां जो आपका मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन, जिसको कि सबसे ज्यादा आप पूछना चाहते हैं कि सर मान लो फ्रीका फ्रीका नहीं आया और सिर्फ आपसे इतना ही पूछा, इसको हटा दो यहां से, और यहां से इतना ही पूछा व्हाट इज द लेंथ ऑफ एनजी ट्यूब। बात सुन लीजिएगा, अब आपसे सिर्फ इतना ही पूछा कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ एनजी ट्यूब। फ्रीका नहीं पूछ रहा हूं, एनजी ट्यूब की लेंथ पूछ रहा हूं कि एनजी ट्यूब की लेंथ कितनी होती है। अब आने दो आंसर, बोलते जाओ और बात को समझते जाओ, क्योंकि मैंने बार बार आपको एक ही बात कहा है कि मैं उत्तर ढूंढने में विश्वास नहीं करता हूं। मैं हमेशा बिलीव करता हूं कि रॉन्ग को बाहर निकालो। रॉन्ग को बाहर निकालोगे तो सही तो अपने आप सामने आ ही जाएगा। तो सुनते जाओ, यहां पर फिर ये आ गया 125 सेंटीमीटर। अरे यार, ये चल क्या रहा है? मतलब कहीं ना कहीं पथ भ्रमित हो रहा है मामला। चलो खैर, बोलते जाओ 125 125 125। ये 125 की बाहर इसलिए आ रही है कि हमने तो वर्क किया नहीं। किसी ने पढ़ाया तो 125 रट लिया, किसी ने पढ़ाया 100 तो 100 रट लिया, किसी ने पढ़ाया 105 तो 105 रट लिया। सुनते जाओ, बात को समझते जाओ। हां, बोलते जाओ, फिर मैं आकर के आंसर देता हूं। देखो बेटा, 125 ही आंसर दे रहे हैं सब लोग, और मैं कह दूं कि ये गलत है। 125 सेंटीमीटर ही आंसर दे रहे हैं सब लोग, और अगर मैं कह दूं कि ये गलत है तो क्या ये सही बात है? क्या ये गलत? हाँ, ये क्या है? हाँ बेटा, विधु विनोद 16 फ्रेंच वाली की लेंथ है ये कौन बोल रहे हैं? अच्छा, हेमराज 100 सेंटीमीटर। देखो मेरी बात सुनना भैया, आपने बताया। अब मैं आपको एक बार इसकी इमेज दिखाऊंगा। इमेज वो है जो ओरिजिनल हॉस्पिटल में जाकर के मैंने ली है। मैं तो सभी को पढ़ाता हूं हमेशा, मुझे मालूम है मैं क्या पढ़ा रहा हूं,
लेकिन स्पेसिफाइड मैंने जाकर के इमेज लेकर स्क्रीनशॉट हॉस्पिटल से लेकर के आप लोगों के सामने उसी इमेज को यहां पर रखूंगा कि जिससे आप लोगों को यह पता चल जाए कि यार कहां पढ़ रहे हो, क्यों अपने भविष्य को खराब कर रहे हो, कहां कहां। सुनना, देखो ये ओरिजिनल इमेज लेकर के आया हूं, ये ओरिजिनल इमेज है, बड़ी मुश्किल से खींच करके लेकर के आया। यहां पर मैं आपको दो तीन चीजें बताऊंगा कि भाई ये ओरिजिनल इमेज है। ये ओरिजिनल इमेज वो तो पैकेट आता है जिसके अंदर एनसी ट्यूब आती है आपके, उसकी ओरिजिनल इमेज है। यहां पर देखो वर्ड में लिख रहा है, ये जो है 10 फ्रेंच साइज की है। बात सुनना, भी मैं दिखाता हूं आपको कि भाई यहां पर आप देखो, ये जो ट्यूब आप देख रहे हो ये है 10 फ्रेंच साइज की। कितने फ्रेंच साइज है बेटा? 10 फ्रेंच साइज की है। और ये 10 फ्रेंच साइज की जो ट्यूब आप देख रहे हो, यहां साफ साफ लिखा हुआ है, देखो ध्यान दो, यहां पर आपके साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो ट्यूब है 10, इसको मैं साफ लिख देता हूं, आपको कम दिख रहा होगा, 1050 mm। ये 1050 mm का मतलब ही समझ में नहीं आ रहा होगा आदो को। तो 1050 mm का मतलब होता है 105 सेंटीमीटर। सुनते जाओ, बात समझते जाओ। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो 10 फ्रेंच वाली है, ये है 10 फ्रेंच वाली जो आपके आती है ना, ये 10 फ्रेंच वाली को मैंने कहा कि 1050 mm है इसकी टोटल लेंथ। और जब उसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाती है 105 सेंटीमीटर। अब ये तो मैंने दिखा दी। तुम सोच रहे होंगे सर 10 फ्रेंच वाली ही 105 होती है। बात सुनना, मैं इसका दूसरा इमेज भी दिखाता हूं। ये जो आप ट्यूब देख रहे हो, ध्यान देना, ये जो ट्यूब आप देख रहे हो ये ट्यूब है आपके 12 फ्रेंच, ये है 12 फ्रेंच साइज की। कितने फ्रेंच साइज की है? 12 फ्रेंच साइज की ट्यूब है। और इस 12 फ्रेंच साइज की ट्यूब भी 1050 mm की है, ये भी 1050 mm। और जिसको मैंने अभी आपको क्या कहा, 105 सेंटीमीटर। मतलब कहने का है 10 फ्रेंच वाली भी 105 सेंटीमीटर है, एनजी ट्यूब जो कि रूटीन आप लोग यूज करते हो। 12 फ्रेंच वाली भी 105 सेंटीमीटर की है जो आप रूटीन यूज करते हो। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्या कुछ तो जवाब दे दो, कहां कहां से ज्ञान लेकर के आए हुए हो बेटा। देखो इसके आगे मैं आपको बताता हूं। नेक्स्ट, ये आप देख रहे हो, ये है 14 फ्रेंच साइज की, ये है आपकी 14 फ्रेंच। और 14 फ्रेंच पर भी लिख रहा है 1050 mm, तो ये भी 1050 ही है भैया, 1050 mm में पूछे तो, और वैसे पूछे तो 105 सेंटीमीटर है। भाई जब 10 फ्रेंच वाली की भी लंबाई 1050 या 105 सेंटीमीटर, 12 फ्रेंच वाली की भी लंबाई 105 सेंटीमीटर, 14 फ्रेंच वाली की भी लंबाई 105 सेंटीमीटर। अरे हाँ या ना तो जवाब देते जाओ यार। इसके अलावा मैं आगे और बताऊंगा, सब चीजें दिखाऊंगा मैं आपको। ये है आपकी 16 फ्रेंच, ये है 16 फ्रेंच। और 16 फ्रेंच वाली जो ट्यूब है उसकी भी यहां पर लंबाई लिखी हुई है साफ साफ 1050 mm, जिसको कि हम 105 सेंटीमीटर ही बोलते हैं। अरे यार 10 वाली की भी लंबाई 105 है, 12 वाली की भी लंबाई 105 है, 14 वाली की भी लंबाई 105 है, 16 की भी लंबाई 105 है, और 18 फ्रेंच की भी लंबाई 105 है। हाँ या ना? जब सबकी लंबाई 105 है तो यह उत्तर लाए कहां से हो 125 सेंटीमीटर का? प्रूफ इसी को कहते हैं डेटा कलेक्शन। जब डेटा कलेक्शन एक्यूरेट होगा ना तो एग्जाम में सिलेक्शन तभी होगा। लोग नोट्स टीप टीप करके आपको पढ़ा है,
सोच रहे हम नया ज्ञान लगा दें। वो नया ज्ञान ऐसा ही होता है जिसके अंदर आपको पता ही नहीं आप कहां ट्रैप हो जाते हो। तो सुन लो इसको, क्या मैं आपको यहां बता दूं, मेरे पास ये 18 फ्रेंच वाली भी है। ये 18 फ्रेंच की ट्यूब है और 18 फ्रेंच की जो ट्यूब है उसकी भी साइज ये लिखी हुई है, वही सेम 1050 mm या 105 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में पूछे तो ये बताओ, सेंटीमीटर को इंच में पूछे तो कन्वर्ट कर दो, और एमएम में पूछे लेंथ तो 1050। इसका मतलब है अगर एग्जामिनर कहता है व्हाट इज द एवरेज लेंथ ऑफ एनजी ट्यूब, फ्री का नहीं लिखा होगा, तो उस एनजी ट्यूब की नॉर्मल लेंथ आगे से भविष्य में कितनी याद रखोगे? 105 सेंटीमीटर ही याद रखना। ये मैं बिना इमेज दिखाए भी बोल सकता था, क्योंकि अब तक मैंने जब भी पढ़ाया है तो 105 ही बताई है और कभी भी इमेज दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन इमेज दिखाने की जरूरत अब इसलिए पड़ रही है क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं मेरे बेटा कंफ्यूज हो रहे हैं, और कंफ्यूज हो रहे हैं तो बेसिक पॉइंट है कि वो अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं। लक्ष्य से भटकने का मतलब सीधा सीधा कि आप नर्सिंग ऑफिसर से एक एक कदम दूर होते चले जा रहे हो। बात समझ में आ रही होगी? अरे अब तो जवाब दे दो। हाँ, ये अब 105 ओके सर। अरे तो भाई ध्यान से सुनते जाओ। तो देखिए ध्यान दें। हाँ बेटा गुड मॉर्निंग। तो देखो यहां तक आप ध्यान दो, ये अलग अलग तरीके से मैंने आपको बताया है। इसी के अंदर मैंने वो आपको बताया था फ्रीका वाली ट्यूब के बारे में। भाई फ्रीका जो एनजी ट्यूब है, उस फ्रीका एनजी ट्यूब के अंदर देखो यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो ट्यूब है 100 सेंटीमीटर की होती है। भाई इस ट्यूब की जो लेंथ है ये 100 सेंटीमीटर है, और ये 100 सेंटीमीटर तब है जब इसकी साइज यहां आपको साफ साफ नजर आ रही है कि 15 FR मतलब 15 फ्रेंच, और 15 फ्रेंच की लेंथ है 100 सेंटीमीटर। कहने का मेरा बेसिक मतलब और कहने का बेसिक तात्पर्य यही है कि हमें जब तक एक्यूरेसी नहीं पता तब तक सिलेक्शन की संभावनाएं कम हो जाती है। अरे समझ में आ रहा है? बोलो तो सही, हाँ या ना? अरे कुछ तो बोलो मेरे बेटा। तो देखो यहां तक आप ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग बात कर रहे हैं स्पेसिफाइड अलग अलग पॉइंट, सिर्फ एक ही चीज पर। मैंने कहा अलग नाम पूछा जाए तो सिलिकॉन ना बोल करके पॉलीयूरिथेन बताओ। तो ये अलग अलग तरीके से आपको एग्जामिनर इन्हीं चीजों को पूछ सकता है। इसके अलावा ये वही है जो मैंने आपको फ्रीका वाली ट्यूब बताई है ना, ये फ्रीका वाली एनसी ट्यूब है जिसको हम स्टीलेट से डाल रहे हैं। या आप यहाँ स्टीलेट देख रहे हो, स्टीलेट के माध्यम से इस ट्यूब को इंसर्ट करते हैं, और ये जनरली जो आपकी ट्यूब है ये फ्रेका एनजी ट्यूब ही है बेटा। बात समझ में आ रही है? कहने का मकसद यही है कि आपको ये पता हो जाना चाहिए कि फ्रीका ट्यूब क्या है, फ्रीका ट्यूब की लेंथ कितनी है, 12 फ्रेंच की कितनी है, 15 फ्रेंच की कितनी है, एवरेज पूछे तो कितनी बतानी है। और मान लो फ्रीका व्रीका कुछ नहीं लिखा और सिंगल आपको वर्ड में पूछ लिया कि एनजी ट्यूब की लेंथ बताओ, तो मैंने आपको बता दिया है कि फर्दर फ्यूचर में आप क्या आंसर देने वाले हैं। भाई अगर सही चीज है तो हम क्लेम भी कर सकते हैं, अगर गलत ही पढ़ रहे हैं तो क्लेम कहां से करेंगे? तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहां तक हम लोगों ने बता दिया है। नेक्स्ट प्रश्न, और नेक्स्ट प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे या नेक्स्ट प्रश्न पर हम डिस्कशन करें। हाँ भाई, एक बहुत सिंपल सा प्रश्न है, बहुत सिंपल सा प्रश्न। हाँ बेटा साना चौधरी 105 सेंटीमीटर, वेरी गुड बेटा। देखो ध्यान दो, हाँ ठीक है, 12 फ्रेंच नेटवेट पे ढूंढ लिया, सर्च कर लिया, चलो बहुत बढ़िया। तो देखो अब आपके सामने सिंपल सा प्रश्न एक और है, लेकिन सिंपल में ही तो गलती होती है, क्योंकि सिंपल प्रश्नों में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो प्रश्न ज्यादा सिंपल होता है हमारा ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ा देता है। ओवर कॉन्फिडेंस अगर आदमी का जरूरत से ज्यादा होगा
इसका मतलब है कि गलती के चांसेस भी उतने ही ज्यादा हैं। बात समझ में आ रही है कि प्रश्न का उत्तर कैसे देना है। तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस जरूरी है। अब नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न को प्रॉपर रूप से आप पढ़ें और प्रश्न को पढ़कर के करेक्ट आंसर देने का प्रयास और करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। देखो यहां पर कह रहे हैं पहले प्रश्न को पढ़ने की हमेशा आदत डालें। क्या बोल रहा हूं? पहले प्रश्न को पढ़कर आदत डालें, आंसर आना शुरू हो जाते हैं स्पीड से। राहुल, बालचंद, विक्रम, सुधीर, विक्रम, दिनेश, ओम प्रकाश। देखो बेटा आंसर सभी दे रहे हैं और आंसर जो आप लोग दे रहे हैं उसमें आपको पहले तो यह पता होना चाहिए कि आंसर हम किस आधार पर देंगे। आंसर जो हम लोग दे रहे हैं उसके पीछे बेसिक क्राइटेरिया क्या है, बेसिक सॉल्यूशन कौन सा यूज कर रहे हैं। इसमें दोनों चीजें मैंने मिक्सअप करके आपको प्रश्न बनाया है और मैं आपको बता दूं प्रश्न बनाया है इसका मतलब एग्जाम में आने के चांसेस हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रश्न का पेपर मैं ही सेट करने वाला हूं, करने वाले बड़े बड़े लोग हैं, हम तो सिर्फ थोड़ी सी मेहनत कर रहे हैं। तो देखो ध्यान दें, यहां पर कह रहे हैं कि व्हाट इज द बेस्ट टाइम। क्या कहा जा रहा है? आपसे कहा जा रहा है बेस्ट टाइम एंड सॉल्यूशन। ध्यान से सुन लो, यहां पे कह रहे हैं बेस्ट टाइम और सॉल्यूशन यूज्ड टू क्लीन आउटर सरफेस एंड चेंज द ड्रेसिंग ऑफ ट्रैकियोस्टोम। कहने का मकसद है कि जो ट्रैकियोस्टोमी हम देखते हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में, उसमें जो आप सॉल्यूशन यूज करते हैं इनर नहीं आउटर सरफेस को क्लीन करने के लिए, एक तो उसके बारे में पूछ रहा है और एग्जामिनर कह रहा है कि ड्रेसिंग जो है ना ट्रैकियोस्टोमी की वो कब चेंज करेंगे। हां जी, बिकॉज S2O2 इज नॉट इरिटेंट। अरे वेरी गुड यार, अरे तो समय, अच्छा समय भी लिखा हुआ है क्या? देखो ध्यान से सुनना कि भाई यहां पर पहले तो मैं आपको दो चीजें बता देना चाहूंगा। वो दो चीज क्या है? तो एक तो ध्यान दें कि यहां पर एग्जामिनर अगर आपसे पूछ रहा है किसको क्लीन करने के बारे में, आउटर सरफेस। कौन सी सरफेस बेटा? आउटर सरफेस। तो आउटर सरफेस के अंदर हम लोग NS भी यूज कर सकते हैं, हम लोग H2O2 भी यूज कर सकते हैं। ध्यान से सुनना कि हम लोग H2O2 भी यूज कर सकते हैं और NS भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में दोनों ही अलग अलग लिखे हुए हैं। भाई यहां NS के साथ तो लिखा हुआ है 6 आवर और H2O2 के साथ में लिखा हुआ है 12 आवर। तो इसका बेसिक मतलब निकल करके क्या आएगा? मतलब कंफ्यूजन तो यही है। अब कंफ्यूजन यही है तो आंसर भी तो यही निकलेगा। देखो यहां पे सुनते जाएं कि आउटर सरफेस के लिए एक तो लिख रहा है वार्म वाटर एंड 72 आवर। ये तो गलत। गलत क्यों है मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि जिस भी पेशेंट को ट्रैकियोस्टोमी हमने की है उसको कफिंग, खांसी वगैरह आती है। खांसी क्यों आती है? क्योंकि वहां बलगम, सीक्रेशंस वगैरह जो होते हैं उनको बाहर निकालने के लिए कफिंग करता है। अब कफिंग करता है तो उसकी ड्रेसिंग गंदी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर 72 घंटे में तो हाइजीन रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, पेशेंट को रिस्क ऑफ इंफेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे और इसलिए 72 घंटे में इसको चेंज करना तो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ये पॉइंट तो हो गया गलत। दूसरा है सोडा बाई कार्बोनेट 1%। सोडा बाई कार्बोनेट 1% हम लोग यूज ले सकते हैं, लेकिन ये आउटर नहीं इनर सरफेस के लिए आएगा। सीक्रेशंस अगर ज्यादा आ रहे हैं तो क्लिनिकल प्रैक्टिस में सोडा बाई कार्बोनेट भी यूज आता है।
उन सीक्रेशन की थिकनेस को कम करने के लिए या सीक्रेशन को डाइल्यूट करने के लिए। लेकिन 24 घंटे तो समय बहुत ज्यादा है और ये इनर सरफेस को क्लीन कर रहा है। ध्यान दें, क्वेश्चन का उत्तर नहीं रटना, पहले ये ध्यान देना है गलत क्या है, सही तो अपने आप आ ही जाएगा। तो देखो ध्यान दें, 1% सोडा बाई कार्बोनेट आपने बताया, ये जनरली इनर सरफेस के लिए आता है बेटा, और 24 घंटे तो बहुत ज्यादा है। आपको पता इनर सरफेस को सक्शनिंग करते हैं तो पहले 24 घंटों में तो हर आधे आधे घंटे के अंतराल से करते हो कि नहीं करते हो, तो इसका मतलब ये तो वैसे ही मामला गलत हो गया है। 4th भी गलत हो गया है और 3 भी गलत हो गया है। फिर बचता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाँ, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है ये नॉन इरिटेटिंग सॉल्यूशन होता है, और हाइड्रोजन परऑक्साइड तो नॉन इरिटेटिंग है, यहां तक तो समझ में आता है। लेकिन मैं आपको यहां पर एक बात और बता देना चाहूंगा कि एग्जामिनर आपको कह सकता है कि जो ड्रेसिंग हम चेंज करते हैं ये एक दिन में कितनी बार, तो 1 से 2 बार। ध्यान से सुनना कि ड्रेसिंग जो चेंज करते हैं ना, ये एक दिन में 1 से लेकर 2 टाइम्स, मतलब 1 से लेकर के 2 बार ड्रेसिंग को चेंज करते हैं। तो कहने का मकसद यही है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ में अगर 12 घंटे लिखा हुआ है तो एक बार तो आप वहां चेंज कर ही पाओगे। तो बेसिक आंसर तो आपका यहां पर यही है। अगर ऑप्शन में हाइड्रोजन परऑक्साइड और 12 घंटे नहीं है तब आप NS और 6 ओवर आंसर कर सकते हो। ये आपकी सेकंड प्रायोरिटी है। कहने का मकसद है कि यहां पर ऑप्शन तो दोनों ही सही है, लेकिन ऑप्शन का आंसर देते समय हमें पता होना चाहिए कि प्रायोरिटीज क्या होती हैं, किस आधार पर हम प्रश्न का उत्तर दें कि हमारा सही हो। तो यह ध्यान से सुन लीजिएगा कि अगर हाइड्रोजन परऑक्साइड है और 12 घंटे हैं तो यही करेक्ट होगा, क्योंकि हम लोग जो ड्रेसिंग चेंज करते हैं वो 1 से 2 बार चेंज करते हैं एक दिन में। तो 1 से 2 बार का मतलब है कि 12 घंटे में एक बार और अगले 12 घंटे में एक बार, तो 2 बार तो चेंज कर ही दोगे। और नॉन इरिटेटिंग सॉल्यूशन कौन सा है? हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो आप ये यूज कर सकते हैं। चलो जी, यहां तक आपने बताया। अगर ये नहीं हो तो फिर हम NS पे जाएंगे, क्योंकि ये भी नॉन इरिटेटिंग और फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशन है, लेकिन समय, इसलिए हमने इसको सेकंड प्रायोरिटी दिया है। चलो तो यहां तक तो आपने बताया, लेकिन इसी प्रश्न का उत्तर और भी बदल सकता है। कैसे? तो वो भी आप सुन लें। भाई यहां तो हमने प्रायोरिटी बता दी, लेकिन मान लो एग्जामिनर ने यहां लिख दिया हुआ होता ऑप्शन फिफ्थ लिख दिया हुआ होता, और ऑप्शन 5 में लिख दिया हुआ होता, सुन लो, वहां पर लिख दिया हुआ होता NS प्लस H2O2 एंड 12 ओवर्स, तो फिर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होता। अगर एग्जामिनर ने लिख दिया हुआ होता नॉर्मल सैलाइन एंड H2O2 और समय, इसका मतलब है कि बेस्ट आंसर यही होता। और अगर इसके बाद लिख दिया होता NS और H2O2 6 ओवर, तो वो सेकंड प्रायोरिटी अपने आप हो जाता। इस बात पर मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगा उन मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को जो सिर्फ और सिर्फ एनक्लेक्स पढ़ते हैं। सुन लीजिएगा, वहां पर एक लाइन लिख रही है, और वो लाइन क्या है मैं आपको गिन करके बता देता हूं। लिख रहा है आउटर सरफेस ऑफ ट्रैकियोस्टोमी को क्लीन करने के लिए नॉन इरिटेटिंग सॉल्यूशन चाहिए। अरे भैया, हमको या नर्सेज को इतना ही पता होता
कि व्हाट इज द नॉन इरिटेटिंग, तो हम क्या नरसेज रहते, हम तो भैया सर्जन से भी ऊपर पहुंच जाते। हाँ या ना? अब इसी प्रश्न को डीएसएसबी ने जब पूछा तो उसने पूछ लिया कि मुझे तो केमिकल का नाम बताओ, जैसे मैंने लिखा है। उन्होंने कहा कि सॉल्यूशन का नाम बताओ आउटर सरफेस को क्लीन करने के लिए, वहां नॉन इरिटेटिंग काम में नहीं आया, एनक्लेक्स तो हो गई बेकार। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि केमिकल कौन सा है। तो मैंने क्या कहा कि जब दोनों ही हो तो ये आपकी पहली प्रायोरिटी होना चाहिए, और फिर नहीं तो H2O2, और फिर नहीं तो NS। इस तरीके से आपको प्रायोरिटी सेट करनी है, और आपको पता होना आवश्यक है समय, और समय भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर ने एक बार सॉल्यूशन पूछा है तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम समय भी आपको पूछ लिया जाए, क्योंकि प्रिपरेशन का तरीका ही यही है कि अगर एग्जामिनर ने पहले कोई प्रश्न पूछ लिया है तो अब जरूरी नहीं है वही प्रश्न पूछे, लेकिन उस टॉपिक पर एग्जामिनर की निगाह पड़ चुकी है तो वो टॉपिक आपका प्रिपेयर हो जाना चाहिए। तो देखो ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा, स्पेसिफाइड पॉइंट्स है जिनके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं। इसके अंदर देखो ध्यान से सुनिएगा, ये वही है ट्रैकियोस्टोमी जो आप इमेज में और चित्र में देख रहे हैं। भाई ट्रैकियोस्टोमी देख रहे हैं, ये आप देख रहे हो ट्रैकियोस्टोमी का स्टोमा। क्या देख रहे हो बेटा? ट्रैकियोस्टोमी का स्टोमा देख रहे हो। भाई ट्रैकियोस्टोमी और ये ट्रैकियोस्टोमी का स्टोमा है, और स्टोमा जो है ये प्रॉपर रूप से इसको डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा कि ट्रैकियोस्टोमी सेकंड और थर्ड रिंग में करते हैं, थर्ड और फोर्थ में भी करते हैं। थर्ड और फोर्थ जो होती है मोस्ट कॉमन होती है, वो मैं सब आपको डिटेल में और पढ़ाऊंगा। यहां पहले आप देख लें कि ये ट्रैकियोस्टोमी का स्टोमा है, ट्रैकियोस्टोमी का स्टोमा, और ये स्टोमा के अंदर जब हमने ट्यूब को डाल दिया है तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। बात समझ में आ रही है कि ट्रैकियोस्टोमी, ट्रैकियोस्टोमी का स्टोमा, ये प्रॉपर रूप से आपको उसके ऊपर ड्रासिंग वगैरह की है। ये जो स्टोमा है इसके ऊपर हम लोग एक फिल्टर गॉज वगैरह लगा देते हैं। अब जैसे यहां ध्यान देना कि ये फिल्टर गॉज है जो इसके ऊपर लगाते हैं, जिससे कि कोई भी फॉरेन बॉडी इसके अंदर ना जा पाए और पेशेंट को फॉरेन बॉडी एक्सपायरेशन से भी बचाया जा। चलो साहब यहां तक ध्यान दें। हाँ, ये आपका एक मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है यार, ये आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा भी होगा, बहुत बार देखा भी होगा। सिंपल सा है, लेकिन फिर भी हमारा काम है इस प्रश्न के बारे में डिस्कशन करना। मैं सिर्फ आप यहां पर जानना चाह रहा हूं कि पहले एक बार प्रॉपर रूप से आप क्वेश्चन को पढ़ लें, प्रॉपर रूप से आप एक बार प्रश्न को पढ़ें, और प्रश्न को पढ़ने के बाद ही आप आंसर करें। देखो पहले एक बार प्रश्न को पढ़ने की आदत डालें, बार बार मैं आपको यही कह रहा हूं। हाँ जी पढ़ो बेटा। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग, फॉलोइंग का मतलब निम्नलिखित, इज लीस्ट प्रायोरिटी। क्या लिखा हुआ है? लीस्ट प्रायोरिटी लिखा हुआ है। भाई प्रायोरिटी फर्स्ट ही नहीं पता तो लीस्ट को तो बहुत मुश्किल हो जाने वाला है। कह रहे हैं कि लीस्ट प्रायोरिटी बताओ। किसकी लिस्ट? नर्सिंग एक्शन की। किसके दौरान? जब हम जा रहे हैं। जा रहे का मतलब चल के नहीं जा रहे, जा रहे का मतलब देने वाले हैं, फीड देने वाले हैं। किसके द्वारा देने वाले हैं? एनजी ट्यूब के द्वारा। भाई एनजी ट्यूब के द्वारा आप एक पेशेंट को फीडिंग देने वाले हैं, और एक पेशेंट को फीडिंग देने वाले हैं, तो ऐसी स्थिति में आपकी सबसे लीस्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? हाँ जी कोई कुछ बोल रहा है, मैं कह रहा ना रटा रटाया काम मत करो। जितेंद्र, नरेंद्र, पूनम बेटा क्या कर रहे हो? देखो बेटा ध्यान से सुनो, यहां पर आपको कह रहे हैं, यहां फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं पूछ रहे हैं। भाई प्रश्न तो कई तरीकों से बन सकता है ना।
फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी तो हम बार बार ही चिल्लाते हैं, लेकिन फर्स्ट ना बोल करके अगर एग्जामिनर ने आपको बोल दिया है लीस्ट प्रायोरिटी बताओ, लीस्ट का मतलब सबसे अंतिम चरण पे क्या होगा, सबसे लास्ट में क्या होगा, तो इसको पहले पढ़ें और फिर ध्यान दें। आज कहां हैं आपके सारे साथी? क्या न्यू ईयर अभी भी सेलिब्रेट करने में लग रहे हैं, या बिस्तरों में सो रहे हैं, या उन्होंने अपना पूरा गोल लाइफ का अचीव कर दिया है? जब पहले रोजाना फोन करते सर क्लास लो, सर क्लास लो, जब क्लास लेने आ रहे हैं सर शाम को कर दो। अरे शाम और सुबह क्या होती है? जब जॉब लग जाएगा तो बोलोगे क्या सर मैं मॉर्निंग ड्यूटी नहीं करूंगा, अगर रखना है ना तो शाम को ही रखो आप मुझे। बेटा जिंदगी में सक्सेस होने के लिए आपको एनी टाइम प्रिपेयर रहना चाहिए, और प्रिपेयर अभी तो कुछ भी नहीं है, जब सक्सेस आप मिलेगी तो क्या करोगे। इसलिए प्रिपरेशंस के समय तो जैसे ही कोई बोले रात को 12 बजे खड़ा हो अभी क्लास लेनी है, पढ़ना है, तो खड़े हो जाना चाहिए, क्योंकि जब तक हमें रुकना नहीं है, जब तक हमारा लाइफ का लक्ष्य हासिल नहीं हो। बड़े बड़े लोगों ने, विद्वानों ने कहा, विवेकानंद जी ने कहा ये, तो कहने का मेरा मकसद सीधा सा यही है कि आप एक एक चीज ध्यान दें, रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी ही हमें सक्सेस की तरफ लेकर के जाती है। हाँ बेटा ध्यान से सुनते जाओ और समझते जाओ। कह रहे लीस्ट प्रायोरिटी, चलो लीस्ट प्रायोरिटी का आपको पता चल जाएगा, पहले फर्स्ट प्रायोरिटी बता लो। तो देखो ध्यान से सुन लो कि भाई लीस्ट और फर्स्ट बेसिक प्ले पॉइंट क्या है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, जब भी हम किसी पेशेंट को एनजी ट्यूब से फीडिंग देते हैं, ध्यान से सुन लो, जब भी हम किसी पेशेंट को एनजी ट्यूब से फीडिंग देते हैं तो आप प्रायोरिटी लगाओ, और प्रायोरिटी लगाओगे तो जो सबसे लास्ट में आएगा वही तो लीस्ट प्रायोरिटी कहलाएगा। अरे हां या ना? लीस्ट का मतलब सबसे लास्ट, सबसे लास्ट जो प्रायोरिटी है वही लीस्ट प्रायोरिटी है। अब सुनो यार, देखो अगर हम किसी भी पेशेंट को, ऑप्शन पढ़ो, तो कह रहे हैं हेड ऑफ द पेशेंट रेज्ड एट 30 डिग्री एंगल। हेड तो रेज करते हैं हम 30 डिग्री के ऊपर, जिससे कि पेशेंट को एस्पायरेशन की जो रिस्क है उससे बचाया जा सके। रूटीन अगर एक शब्द में पूछते हैं कि एक पेशेंट है जिसको एनजी ट्यूब से फीडिंग दे रहे हैं, तो बताओ पोजीशन क्या है, तो पोजीशन यही होनी चाहिए 30 डिग्री पर, मतलब सेमी फॉलर पोजीशन होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? भाई बोलस फीडिंग में आप उसको फॉलर दे दो, वो सब सेकेंडरी पॉइंट है, लेकिन मेन चीज है कि रेगुलर अगर किसी को एनजी ट्यूब से फीडिंग देते हैं तो हेड तो रेज करते हैं, लेकिन क्या ये फर्स्ट प्रायोरिटी होगी? लीस्ट अपने आप निकल करके आ जाएगी, हाँ या ना? तो बेटा ध्यान से सुनना, सबसे पहले अगर किसी भी पेशेंट को एनजी ट्यूब से फीडिंग देते हैं तो प्लेसमेंट चेक करते हैं, हाँ या ना? तो बोल दो। तो आपने यहां पे ध्यान देना है। इसके बाद बोलते हैं कि रेजिडल वॉल्यूम, इसके बाद ये 4 पॉइंट है, इनको प्रॉपर रूप से जमा दे क्या? तो जमा देते। सुन लो, अगर हम किसी भी पेशेंट को एनजी ट्यूब से फीडिंग देने जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपको पता होनी चाहिए प्रायोरिटी। अगर आपको प्रायोरिटी पता है तो आपसे चाहे कोई फर्स्ट प्रायोरिटी पूछे, आपसे चाहे कोई सेकंड प्रायोरिटी पूछे, आपसे चाहे कोई थर्ड प्रायोरिटी पूछे या लीस्ट प्रायोरिटी पूछे, हमारे सारे रास्ते खुले होने चाहिए। कैसे? तो आप सुनना, सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं प्लेसमेंट। ध्यान से सुनिएगा, प्लेसमेंट चेक करना है। और ये क्या प्रश्न आपके जोधपुर एम्स में नहीं आया हुआ है क्या? भाई आप ध्यान दो कि आपको जो प्रश्न पूछा जा रहा है उस प्रश्न के बारे में क्या एग्जामिनर नहीं पूछता है क्या? भाई एग्जामिनर तो आपको सब तरीके से, जोधपुर एम्स क्यों, क्या दिल्ली एम्स में नहीं आया हुआ है क्या? एग्जामिनर प्रायोरिटीज पूछ रहा है। वो कह रहा है कि सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होगी अगर फीडिंग देने जा रहे हैं, तो सबसे पहली प्रायोरिटी है प्लेसमेंट चेक करेंगे।
लेकिन अगर आप प्लेसमेंट एज ए नर्स चेक करेंगे तो एस्पिरेट करोगे, एक्सरे नहीं करवाओगे। हाँ या ना भाई? एग्जामिनर अगर कहता है कि सबसे करेक्ट मेथड क्या है तो वो एक्सरे है, लेकिन करेक्ट मेथड यूज्ड बाय नर्स तो भैया एस्पिरेट द कंटेंट ऑफ एब्डोमेन है। एक ही लाइन में दो दो तीन तीन चार चार प्रश्नों का अंबार लगा हुआ है। बार बार कह रहा हूं, यही हमें समझना है। तो कहने का मतलब है प्लेसमेंट चेक करेंगे, और प्लेसमेंट चेक करने का जो बेसिक तरीका नर्स यूज ले रही है वो तरीका है एस्पिरेट करो भैया, एस्पिरेट कंटेंट ऑफ एब्डोमेन। भाई एब्डोमिनल जो कंटेंट है उनको आपने क्या करना है, एस्पिरेट करना है। और करते भी तो ऐसे ही हो यार कि आप किसी भी पेशेंट को जब फीडिंग देते हो तो फीडिंग देने से पहले सिरिंज से एस्पिरेट करके देखते हो या नहीं देखते हो, या कहते हो एक्सरे करवाओ साहब इसका पहले। कहने का मकसद समझ लो, जहां पर नर्स का नाम आ गया तो नर्स का ही काम बताओ। तो यहां आपने सबसे पहले प्लेसमेंट चेक कर लिया, प्लेसमेंट की जगह एस्पिरेट कंटेंट ऑफ एब्डोमेन, ये आपकी पहली प्रायोरिटी है, कुछ भी लिखा जा सकता है दोनों में से। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, भाई प्रायोरिटी की बात कर रहे हैं तो प्रायोरिटी के अंतर्गत आपने यहां पर बताना है। भाई आपने इसी को कहा और इसी के साथ में आपने कह दिया कि चेक रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम क्यों चेक करेंगे? जिससे कि अगर पेशेंट को रेजिडुअल वॉल्यूम मोर देन 100 ml आ रहा है तो फीडिंग नहीं देते हैं। क्या ये प्रश्न एग्जाम में नहीं आता है? आता है ना कि व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन व्हेन द रेजिडुअल वॉल्यूम मोर देन 100 ml। तो नर्स सबसे पहले क्या करेगी? नर्स उस फीडिंग को डिले करती है। ये दूसरा प्रश्न इसमें ही घुमा रहा है, लेकिन मैं अभी सिर्फ बात कर रहा हूं प्रायोरिटीज कैसे सेट करोगे। प्लेसमेंट देखा, प्लेसमेंट में एस्पिरेट किया, रेजिडुअल वॉल्यूम आपने चेक किया। जब रेजिडुअल वॉल्यूम सही आ रहा है, मतलब 100 से कम आ रहा है, तो आपका नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि प्रोवाइड सेमी पोलर्स। भाई अगर पेशेंट जो है जिसको आप फीडिंग दे रहे हो, अगर उसकी स्थिति में रेजिडुअल वॉल्यूम ठीक है तो फीडिंग तो देनी ही देनी है। और अगर फीडिंग देनी है तो पोजीशन कौन सी है? सेमी पोलर। सेमी पोलर का मतलब सीधा सा यही है कि हेड एंड रेज्ड एट 30 डिग्री एंगल, कि हेड को रेज कर दे कितने डिग्री पर? 30 डिग्री पर रेज आपने कर दिया। हम बात कर रहे हैं प्रायोरिटी। अब आप देख लो, फर्स्ट पूछे तो फर्स्ट बताओ, सेकंड प्रायोरिटी पूछे तो सेकंड प्रायोरिटी बताओ, थर्ड प्रायोरिटी पूछे तो थर्ड प्रायोरिटी बताओ। और जब पेशेंट को आपने फीडिंग दे दी है, ध्यान से सुनना, जब हमने पेशेंट को फीडिंग दे दी है तो फीडिंग देने के बाद उसके अंदर लगभग 20 से 30 ml या तो प्लेन वाटर या NS फ्लश कर दें, जिससे कि एनजी ट्यूब के अंदर ब्लॉकेज को और स्टेनोसिस को रोका जा सके। यह भी एग्जाम में प्रश्न आता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन आफ्टर फीडिंग टू द क्लाइंट बाय एनजी ट्यूब। एनजी ट्यूब से अगर फीडिंग देते हैं तो उसके बाद सबसे पहला और महत्वपूर्ण नर्सिंग एक्शन क्या है? तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण नर्सिंग एक्शन फीडिंग के बाद तो आपने यहां पे बताना है प्लस 20 to 30 ml वाटर या एनएस इन ट्यूब। और पूछे कि क्यों फ्लश कर रहे हैं तो सीधा सीधा आपने बताना है प्रिवेंट द ब्लॉकेज या प्रिवेंट द स्टेनोसिस
ऑफ एनजी ट्यूब। कहने का मकसद है अब आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी, और अगर सारी बातें समझ में आ गई होगी तो आप अपने आप प्रायोरिटी दिखा दो। पहले तो आप यहां दिखा दो। देखो, अब आप देख लो, सबसे पहले आपने क्या किया था? अरे प्लेसमेंट चेक किया था, कहने का मकसद है। और जब प्लेसमेंट चेक किया तो ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी। रेजिडेंट वॉल्यूम चेक किया तो ये आपकी सेकंड प्रायोरिटी। प्रॉपर पेशेंट को पोजीशन दी तो ये आपकी थर्ड प्रायोरिटी। फीडिंग के बाद में एनएस पुश किया तो ये आपकी फोर्थ प्रायोरिटी। अरे भैया, जब पहली पता है, जब भैया सेकंड पता है, थर्ड पता है और फोर्थ प्रायोरिटी पता है, तो पूछना तो लीस्ट पूछ, तो लीस्ट बताएंगे हम लोग, और अगर फर्स्ट पूछे तो फर्स्ट बताएंगे। अब जहां तक मेरा मानना है, आ गई होगी बात समझ में। मतलब लीस्ट प्रायोरिटी अपने आप ही ये वाली हो गई ना, फोर्थ ऑप्शन, कि सबसे लास्ट में क्या करने वाले थे? तो सबसे लास्ट में आप एनएस या वाटर पुश करने वाले। फिर आपने क्या करना था? तो जैसे जैसे मैंने लिखा है, पोजीशन देनी थी आपने। मतलब आपका है 4, ये नीचे से। अब देखो, ये हमने अलग अलग पॉइंट बोले। अब इसी को एग्जामिनर जब प्रश्न को और टफ करने का प्रयास करेगा, सुनो, जब एग्जामिनर इसी प्रश्न को और कठिन बनाने का प्रयास, ये हमने सीधी भी बता दी, अपोजिट भी बता दी, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रायोरिटीज भी बता दी, लीस्ट प्रायोरिटीज भी बता दी। अब एग्जामिनर आपको ऐसे ना बोल करके वो ये भी कह सकता है, अरेंज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन इन करेक्ट ऑर्डर व्हेन इन नर्स आर गोइंग टू फीड विद एनजी ट्यूब। कि नर्स एनजी ट्यूब के माध्यम से फीडिंग देने जा रही है, तो जो सीक्वेंस हमने लिखी है उस सीक्वेंस को सही क्रम में लगाइए या सही क्रम में अरेंज कीजिए। जब ऐसे मल्टीपल रेस्पॉन्स क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो जैसे ऋषिकेश एम्स ने पूछा था, तो गंभीर कोई भी नहीं हो पाया सेलेक्ट। तो ये सारे पॉइंट ध्यान दीजिए। मेन चीज हमारा एम यही है कि आपको समझ में आना चाहिए कि आंसर कैसे देना है। हैप्पी न्यू ईयर बेटा, हैप्पी न्यू ईयर धर्मेंद्र, गुड मॉर्निंग बेटा सभी को। तो देखो, यहां तक आप ध्यान देते चले और बात को समझते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बात करेंगे। ये वही है जो हेड एंड को हम थोड़ा सा रेज कर रहे हैं, और रेज कर रहे हैं जिससे कि पेशेंट को एस्पायरेशन वगैरह की रिस्क को कम किया जा सके। तो ये जनरली जो पोजीशन है ना, ये आपकी है वही सेमी फाउलर पोजीशन। मान लो एग्जामिनर ऐसे ना दिखाकर, एग्जामिनर प्रश्न के रूप में भी तो आपको पूछ सकता है भाई, एग्जामिनर इसी चीज को प्रश्न के रूप में भी तो पूछ सकता है कि भाई दिखाया गया इमेज जिसमें नर्स एक पेशेंट को फीडिंग दे रही है, बताओ वो नर्स कौन सी पोजीशन में पेशेंट को फीडिंग दे रही है? अरे हाँ या ना? तो आप देखो, ध्यान से समझते जाएं। उमेश हैप्पी न्यू ईयर, ममता बेटा हैप्पी न्यू ईयर। तो देखो, ध्यान से समझते जाएं। इमेज बेस्ड क्वेश्चनरीज के रूप में आपको पूछा जा सकता है। तो ये अलग अलग प्रकार से इन सभी चीजों के बारे में आपको पूछा जा सकता है। प्रॉपर ध्यान दें और बात को समझते रहें। चलो साहब, हाँ जी, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, और बहुत सिंपल से प्रश्न के अंतर्गत ध्यान दें कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, और बहुत सिंपल से क्वेश्चन के अंतर्गत आपको यह पूछा जा रहा है। देखो, कह रहे हैं कि ड्यू टू इसेंशियल, देखो सुनो,
यहां पर कह रहे हैं कि भाई ड्यू टू इसेंशियल नेचर वॉशिंग योर हैंड्स, हाउ मच टाइम इज रिकमेंडेड, हाउ मच टाइम इज रिकमेंडेड टू वॉश योर हैंड्स। सीधा सीधा आपको प्रश्न को पढ़ें, उत्तर पर ध्यान ना दें, पहले सिर्फ यह ध्यान दीजिएगा कि मुझे प्रश्न समझ में आ रहा है या मुझे प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, एस्पिरेशन के बाद की क्या बोल रहे हो सर? प्रायोरिटी। बेसिकली पॉइंट क्या है? एनजीटीयू की बात कर रहे हो, मैं पूरा डिटेल और पढ़ाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि अभी अगर पढ़ाने लगूंगा तो 2 घंटे वो एनजीटीयू का तुम्हारा यही पॉइंट खा जाएगा। लेकिन हाँ, उसको जैसे जैसे आएगा मैं आगे और बताऊंगा आप लोगों को। तो देखो ध्यान से सुनिएगा कि भाई एस्पिरेशन में, चलो फिर भी अगर बच्चा पूछ रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा बताने का शॉर्ट में एक प्रयास करता हूं कि भाई अगर किसी भी पेशेंट, वो एनजीटीयू के ऊपर पूछ रहा है बच्चा, पहले मैं एक बार उसका जवाब दे दूं। तो देखो बेटा ध्यान दो कि अगर आप किसी भी पेशेंट को फीडिंग दे रहे हैं और फीडिंग के अंदर हमने कहा कि एस्पायरेशन की रिस्क को हम कम करने का प्रयास कर रहे हैं, इनकेस अगर आपको लगता है कि पेशेंट जिसको आप फीडिंग दे रहे हैं अगर रेजिडुअल वॉल्यूम ज्यादा है, एस्पिरेशन की रिस्क बढ़ रही है, तो पहले तो वॉल्यूम आपने चेक कर ही लिया है। वॉल्यूम चेक करने के बाद अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो आप उस फीडिंग को डिले करें। डिले करने के बाद में आप पेशेंट को राइट लैटरल पोजीशन दे दें, जिससे कि स्टोमक जल्दी खाली हो जाएगा। इसके दौरान आप डॉक्टर को इंफॉर्म कर दें और नेक्स्ट फीडिंग के समय पर आप ये देख लें कि प्रॉपर रूप से उसका कह सकते हो कि रिफ्लेक्सेस सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। प्रॉपर रूप से आप देख लें नेक्स्ट टाइम रेजिडुअल वॉल्यूम सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और फिर आप उसको फीडिंग प्रोवाइड करवा सकते हैं। चलो खैर, डिटेल और मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को उसके बारे में। अब हम जो नेक्स्ट प्रश्न है पहले एक बार उस पर डिस्कशन करेंगे बेटा। देखो यहां पर हम कह रहे हैं कि हाउ मच टाइम इज रिकमेंडेड टू वॉश योर हैंड, लेकिन क्या पूछा जा रहा है? नेचर। नेचर मतलब नॉर्मल प्रकृति में, कि नॉर्मली हम लोगों को जो हैंड वॉशिंग का समय है वो क्या होना चाहिए। हाँ, अरे नॉर्मल समय पूछ रहे हैं यार, सीधा सा मतलब है कि हैंड वॉशिंग और हैंड वॉशिंग का नॉर्मल ड्यूरेशन आपसे पूछा जा रहा है। अब समस्या क्या है तो आप ध्यान से सुनना कि भाई यहां पर आपको जब समय पूछा जाए, आंसर आने दो बेटा। कुछ बच्चे आंसर देने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हाँ आंसर दो बेटा। क्या बोल रहे हैं? ऑप्शन बी शेर सिंह, हाँ बोलते जाओ बेटा। ममता 2 ऑप्शन कौन सा है? 20 सेकेंड। और ये कौन है? 3 ऑप्शन 1 मिनट 20 सेकेंड। देखो बेटा ध्यान दो कि भाई हम आंसर अब ये किस आधार पे आप आंसर दे रहे हैं, तो मैं बता दूं कि ये बेसिकली सिर्फ एक रटा रटाया क्राइटेरिया है। हाँ सभी के आंसर आ रहे हैं, कोई 20 सेकेंड दे रहे हैं। हरिराम, हाँ बेटा। सुधा चौधरी, हाँ बेटा बोलते जाओ, वेरी गुड। उमेश बी, अनुज सी, 20 सेकेंड 20 सेकेंड। ये 44 सेकेंड है क्या? देखो बेटा ध्यान दो, 3 ऑप्शन 1 मिनट। अरे यार चलो खैर कोई बात नहीं, सब अपने अपने तरीके से आंसर देते चलो। हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भावेश, गुड मॉर्निंग, सुबह का प्रणाम। ठीक है, देखो आप ध्यान दो, यहां पर कहा जा रहा है इसेंशियल इन नेचर। इसेंशियल यार, अब तो यूज्ड टू हो जाओ। जब से कोरोना आया है, जब से कोरोना आया है, मैं तो पहले से ही पढ़ा था, मैंने क्लास में भी बताया है कि जब आप 70% एल्कोहल को यूज लें या स्पिरिट से हैंड वॉशिंग करें तो 20 सेकंड में आपने
अब बार बार मोदी जी भी बोल रहे हैं, सभी कह रहे हैं 20 सेकंड तक आप हाथ धोइए। इसेंशियल नॉर्मल रूटीन लाइफ में बात समझ में आ रही है क्या? पूछ क्या रहे हैं आप, ये तो समझो यार कि रूटीन कह रहा है ना यहां पर, इसेंशियल नॉर्मल रूटीन लाइफ के अंदर नेचर में हैंड वॉशिंग का समय कितना है। प्रश्न इसीलिए कहता हूं कि प्रश्नों को पढ़ने की आदत डालें। प्रश्नों को पढ़ने की आदत डालने से ही हमें परफेक्शन आएगी। तो देखो बेटा, यहां पर कह रहे हैं कि नॉर्मल रूटीन, और नॉर्मल रूटीन में हम लोग 20 सेकंड, अभी सभी कुछ दूर करूंगा, ये तो सीधा सीधा था इसलिए 20 सेकंड हम लोग बोलते हैं, और 20 सेकंड में आप अभी यूज कर रहे हैं 70% एल्कोहल। क्या ये प्रश्न आपके BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में नहीं आया हुआ? क्या एग्जामिनर ने नहीं पूछा कि व्हाट इज द एवरेज टाइम ऑफ द हैंड वॉशिंग बाय द एल्कोहल, बाय द स्पिरिट? तो आप यहां पर ध्यान दें कि स्पिरिट, हैंड रब जनरली जो यूज कर रहे हो उसके द्वारा समय कितना बोलना है, 20 सेकंड बोलना है। और अगर एग्जामिनर रेंज पूछ रहा है, सुनते जाओ, एग्जामिनर अगर रेंज पूछ रहा है ना तो 15 से लेकर के 20 सेकंड बोलना। अगर एग्जामिनर रेंज पूछता है कि व्हाट इज द रेंज, मान लो एग्जामिनर ने रेंज लिख दिया आपको, और रेंज के अंदर लिख दिया 5 से 10 सेकंड, 10 से 15 सेकंड, 15 से 20 सेकंड, और 20 से 30 सेकंड, तो भैया आप ट्रैक हो ही जाओगे। देखो, इसी को मैं दो तरीके से पहले आपको लिखूंगा, फिर आगे बात करूंगा। ऑप्शन के अंदर ही कंफ्यूजन पैदा होगा और कहीं कंफ्यूजन पैदा नहीं होता, क्योंकि बार बार मेरा कहने का मतलब है कंफ्यूजन से ही तो सिलेक्शन में रुकावट आती है। कैसे? तो देखो, पहले मैं एक चीज लिखता हूं भाई, यहां पर अगर आपको कहा जाता है जैसे 5 to 10 सेकेंड, सुनना, आपको कहा जाता है 10 से लेकर 15 सेकेंड, आपको कहा जाता है 15 से लेकर के 20 सेकेंड, या आपको कहा जाता है 20 से लेकर 30 सेकेंड। एक तो एग्जामिनर का पूछने का तरीका ये है। दूसरा तरीका है 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, या और कोई भी, जैसे मैंने आपको लिख करके दिए हैं ऑप्शन। भाई आपको तो चीज पता हो, आपको अगर चीज पता है ना तो एरर्स और गलती होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होंगे। अब मेरा कहने का मतलब यहां पर यह है कि अगर आपको सिंपल वर्ड में पूछ लिया जाए कि भाई स्पिरिट के द्वारा, हैंड रब के द्वारा, या नॉर्मल जो हम लोग इसेंशियल रूटीन लाइफ में हैंड वॉशिंग कर रहे हैं उसका जनरली ड्यूरेशन क्या है, तो रेंज पूछे तो 15 से 20 बतानी है, और सिंगल वर्ड में पूछे तो 20 बतानी है। मतलब ये अंतर समझ लें कि प्रश्न कैसे भी आ सकता है, और दोनों तीनों तरीकों से आपको प्रश्न को हल करना आना चाहिए। क्यों? तो आप सुनिएगा कि यहां पर जितनी भी रिसर्च हुई है WHO के द्वारा या और संस्थाओं के द्वारा, उन्होंने ये कहा कि 20 सेकंड में मैक्सिमम डिसइंफेक्शन हो जाता है। सुनना, मैक्सिमम डिसइंफेक्शन 20 सेकंड में हो जाता है। अगर आप 30 सेकंड भी करोगे, 50 सेकंड भी करोगे हैंड रब के द्वारा, तो रिजल्ट वही आएगा जो रिजल्ट 20 सेकंड में आ रहा था। इसका मतलब ज्यादा समय करना तो व्यर्थ है हैंड वॉशिंग। तो मतलब समझ लें, ये हैंड वॉशिंग सिर्फ किसके लिए थी? इसके लिए। लेकिन अगर एग्जामिनर इसी को आपको पूछे, आंसर पे अपने आप आंसर निकल करके आएगा। अगर एग्जामिनर कहता है मेडिकल हैंड वॉशिंग,
देखो ध्यान दो, मेडिकल हैंड वॉशिंग या वो आपको बोले सोप एंड वाटर, मेडिकल हैंड वॉशिंग। भाई एग्जामिनर आपको या तो सॉल्यूशन का नाम लिख देगा कि भाई साबुन पानी से अगर हाथ धो रहे हैं, और किसमें, मेडिकल में, या सीधा सीधा मेडिकल हैंड वॉशिंग। अंतर समझना कि प्रश्नों को बदला कैसे जा सकता है, कि अगर यहां मेडिकल हैंड वॉशिंग या सोप एंड वाटर हैंड वॉशिंग के अंदर भी एग्जामिनर आपको कहता है एट लीस्ट टाइम, कम से कम कितना समय, तो यहां आपने बताना है 40 से लेकर के 60 सेकंड। कहने का मतलब है कि मेडिकल हैंड वॉशिंग जो आप कर रहे हैं उसमें मैक्सिमम, वो भी मैं पढ़ाऊंगा कि मैक्सिमम कितना होता है, कितनी देर करते हैं। लेकिन कोई मरीज आपके पास आ गया है और मरीज आपके पास इमरजेंसी के अंदर आ गया है, और ऐसी स्थिति के अंदर मेडिकल हैंड वॉशिंग जब कर रहे हैं तो बोलोगे क्या, नहीं मैं 3 मिनट से कम नहीं करूंगा चाहे तू मर जा भाई, ऐसा थोड़ी होता है। तो मेडिकल जो हैंड वॉशिंग है उसका एट लीस्ट, या सोप एंड वाटर जो एट लीस्ट ड्यूरेशन है वो 40 से 60 सेकंड है। ऑप्शन में 40 तो नहीं है, इसका मतलब 60 सेकंड, या जिसको हम 1 मिनट था क्या ऑप्शन में? अरे हां या ना तो बोलो भाइयों। हाँ प्रियंका ठाकुर वेरी गुड बेटा, सुमन चौधरी वेरी गुड बेटा। देखो ध्यान से सुनते जाओ, बात को समझते जाओ, यहां तक हमने कहा। इसके बाद नेक्स्ट है एट लीस्ट टाइम। सुनिएगा किस चीज का एट लीस्ट टाइम कह रहे हैं, तो आपने यहां बताना है एट लीस्ट टाइम ऑफ सर्जिकल हैंड वॉशिंग। सर्जिकल हैंड वॉशिंग का कम से कम समय, या तो आप बोलो 90 सेकंड। अब 90 सेकंड नहीं है तो ऑप्शन में आपको कम से कम वहां आ ही रहा है 2 मिनट, क्योंकि 1 मिनट तो आपने मेडिकल में ही ले लिया है। तो अब आप देख लो कि कम से कम अगर सर्जिकल का समय पूछे तो 2 मिनट। भाई सर्जिकल का मतलब है इंफेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा है। कोई भी एक्सीडेंटल पेशेंट, सर्जरी या कोई भी इमरजेंसी कंडीशन ऐसी अगर आ जाती है जहां सर्जरी करनी है, तो ऐसी स्थिति में मिनिमम समय है, मिनिमम इससे नीचे तो जाएंगे ही नहीं। अब इससे नीचे नहीं जाएंगे तो नियर बाय 2 मिनट। अब ऑप्शंस आप देख लो कि आपने ऑप्शन क्या क्या थे। मैंने आपको सर्जिकल का भी मिनिमम समय बता दिया, मैंने आपको मेडिकल का भी मिनिमम समय बता दिया, मैंने आपको रूटीन का भी मिनिमम समय बता दिया। जब सबका अलग अलग समय बता दिया, केमिकल का नाम बता दिया, स्पिरिट से पूछे तो स्पिरिट का बता दिया, उसकी रेंज बता दी, ड्यूरेशन बता दिया, इसका मतलब है कि यहां से जब एग्जामिनर प्रश्न पूछता है तो किसी भी प्रकार के एरर और गलती के चांसेस नहीं होंगे। तो यहां तक आप ध्यान दो। तो प्रश्न पे वापस आ जाओ भैया, आंसर देने में क्या सोचना है और क्या ढूंढना है। देखो क्या पूछ रहे थे आपसे, यहां पर कह रहे हैं कि रूटीन, नेचर, प्रकृति, इसेंशियल। तो अभी भी मोदी जी बार बार कह रहे हैं, अमिताभ बच्चन, सब बड़े बड़े लोग आ रहे हैं और इसी चीज को वहां पर बखान कर रहे हैं। तो इस प्रश्न के अनुसार तो 20 सेकंड हो गया। मेडिकल आएगा तो फिर आप यहां 1 मिनट कर दोगे, और सर्जिकल आएगा तो आप 2 मिनट कर दोगे। 10 नहीं, मैं बता चुका हूं। हाँ या ना? कहने का मकसद है कि जब हमें सारी बातें ही समझ में आ गई और हमें ऑप्शन ही समझ में आ गए, तो फिर भैया तू कहीं से भी पूछ और कैसे भी पूछ, एरर और गलती के चांसेस नहीं होंगे। यहां तक समझ में आ रहा है सभी बेटा? आप लोगों को समझ में आ रहा है? तनिष्क बेनीवाल, अरे बेटा क्या हालचाल, और ड्यूटी व्यूटी कैसी चल रही है? कहां भी महाराष्ट्र में हो क्या? हाँ प्रकाश वेरी गुड बेटा। तो देखो बेटा ध्यान से सुनिएगा, यहां तक हम लोग बात कर रहे हैं
और इसके बाद आगे हम लोग बात करना चाहेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट प्रश्नावली के बाद। देखो ध्यान से सुन लो, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, बहुत छोटा सा प्रश्न है। एल्कोहल स्क्रब में भी 20 सेकेंड होगा सर, वेरी गुड, सही है। हाँ बेटा बिल्कुल सही बोल रहे हैं सारे के सारे बच्चे। अनुज वेरी गुड बेटा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम बात करें और नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम डिस्कशन करते हैं तो सिंपल प्रश्न, बार बार कहता हूं कि जो सिंपल प्रश्न है, एक ही मोटो बार बार यूज करूंगा क्लास में कि जो सिंपल प्रश्न है उन सिंपल प्रश्नों को 2 बार पढ़ो, क्योंकि कठिन प्रश्नों को अगर आप 2 बार पढ़ोगे तो भी तुक्का ही मारोगे, गलती होगी। लेकिन अगर आपका आसान प्रश्न गलत हो गया तो ऐसी स्थिति के अंदर सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। अब प्रश्न पढ़ो नेक्स्ट, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि हर व्यक्ति के प्रश्न पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है, जैसे पढ़ेंगे वैसे ही तो आंसर देंगे ना। देखो कह रहे विच ऑफ द सॉल्यूशन इज नॉट यूज्ड टू क्लीन द वुंड ऑफ फ्रैक्चर्ड सोर, कि बैड सोर का जो वुंड है ना, उस बैड सोर के वुंड में कौन से सॉल्यूशन का उपयोग नहीं करते हैं, क्या करने के लिए, क्लीन करने। नॉट यूज्ड लिख रहा है, ये नहीं लिख रहा है क्या यूज करते हैं, क्योंकि बार बार एक ही कहने का मेरा मतलब है, कहने का मेरा तात्पर्य है कि गलती जो होती है ना वो नॉट एग्जैक्ट ऐसे ही प्रश्नों में ज्यादा होती है। और फिर भी आपकी प्रिपरेशन तो दोनों ही प्रकार से होनी चाहिए ना। तो देखो यहां तक आप ध्यान दीजिएगा, अब आपको बार बार कह रहा हूं कि आपको यहां पर आंसर के साथ साथ ये पता हो कि क्या यूज कर रहे हैं, क्या यूज नहीं कर रहे हैं, कौन सी स्टेप में कौन सा सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं। हां जी फरमाते जाओ और बोलते जाओ। ऑप्शन 2 पूनम, हाँ सावित्री, ऑप्शन 1 साना चौधरी, ऑप्शन 2 1 2 4 1 2 4, अब अलग अलग। बहुमत नहीं आ रहा है, चलो बहुमत नहीं आ रहा है तो आ ही जाएगा, यहां पर आए या ना आए एग्जाम में बहुमत आना चाहिए, एग्जाम में सिलेक्शन ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए, मेन एम तो यही है। देखो अब भाई ठीक है, यहां तक आपने बताया, अब मैं बोल लूं थोड़ा सा, मुझे भी बोलने दो। सर आप ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेते हैं क्या? अरे यार ऑनलाइन क्या है, ऑनलाइन क्या, हमने तो ऑफलाइन में ही 10-12 साल से पढ़ा रहे हैं बेटा। इतनी बुकें आप लोगों की लिख रखी है, बहुत बच्चे बुक पढ़ रहे होंगे वो सीईटी वाली, कम्युनिकेशन एजुकेशन टेक्नोलॉजी, कुछ बच्चे जो जीएनएम वाले हैं वो सारे पढ़ रहे होंगे नर्सिंग के मूल सिद्धांत, फंडामेंटल। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो नर्सिंग टुडे कॉम्पिटिटिव गाइड, कोई बच्चे रिसर्च वाली पढ़ रहे होंगे, कोई न्यूट्रिशन, बहुत सारी बुक्स हैं जो आप लोग पढ़ रहे होंगे। कोचिंग्स जब खुलेंगे तब की बात करेंगे, अभी तो आप पढ़ो। और जिस बच्चे को अगर कुछ ज्यादा क्वायरी कुछ करनी है वो कॉल कर सकते हैं, नर्सिंग टुडे ऐप है, डाउनलोड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह आप देख सकते हैं, अन्यथा तो जो चल रहा है आप उसको पढ़ते रहें, क्योंकि मैक्सिमम वी आर ट्राइंग टू गिव यू ऑन दी ऑनलाइन। चलो खैर, तो देखो यहां तक आप बताएं, इसके साथ साथ अब प्रश्न की हम चर्चा कर रहे हैं तो पहले प्रश्न पे ही हम डिस्कशन कर लेते हैं। भाई आप यहां पे ध्यान दीजिए, अब कोशिश ये कीजिए कि कौन कौन से सॉल्यूशन कहां कहां यूज आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम बीटाडीन से शुरुआत करते हैं। भाई बीटाडीन जो होता है इसके बारे में 2-3 पॉइंट। भाई बीटाडीन जनरली आपको पता है पोवाइडो आयोडीन सॉल्यूशन होता है। अब बीटाडीन पोवाइडो आयोडीन सॉल्यूशंस होते हैं, और ये जो बीटाडीन है इस बीटाडीन को हम अलग अलग जगह अलग अलग कंसंट्रेशन के साथ यूज करते हैं।
भाई दो तीन, क्योंकि एग्जामिनर तो प्रश्न कैसे भी पूछ लेता है ना भाई। बीटाडीन आपने यूज किया तो जो बीटाडीन 2.5% आता है, अलग अलग कंसंट्रेशन के साथ आता है ना। अरे बीटाडीन पोवाइडो आयोडीन जो होता है सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशन जिसको हम जनरली बोलते हैं, तो ये जो बीटाडीन या पोवाइडो आयोडीन सॉल्यूशन होता है 2.5%, 2.5% अगर कहते हैं, तो ये गार्गिल्स, गरारे करने के काम में आता है। ध्यान से सुनते जाओ और बात को समझते जाओ। तो ये 2.5 तो गार्गिल्स के काम आएगा। इसके बाद आपने यहां पे अगला पॉइंट पे जाना है भाई, 5% जो है ये ड्रेसिंग वगैरह में काम में आता है, लेकिन जनरली रूटीन में नहीं आता है। इसके अलावा 7.5% जो है ये आपके स्क्रब, जो हैंड वॉशिंग वगैरह है, सर्जिकल प्रिपरेशन वगैरह में आप लोग यूज लेते हो। इसके अलावा 10% जो होता है वो सर्जिकल वुंड की ड्रेसिंग के काम में आता है। पहले तो आप ये समझ तो लो यार कि बीटाडीन है क्या, क्योंकि बीटाडीन बीटाडीन हम लोग बोलते तो रहते हैं, लेकिन जब बीटाडीन का भी एग्जामिनर प्रश्न पूछ लेता है ना, तो वो भी मैं कह रहा हूं 100% गलत ही करके आते हैं। अलग अलग के यूज बता दिए मैंने, कहा ये 2.5 गार्गिल्स के काम आएगा, 5% जो है जनरल जो वुंड्स हैं उनकी ड्रेसिंग के काम आता है, 7.5% स्क्रबिंग के काम आता है, सर्जिकल हैंड वॉशिंग के काम आता है, 10% जो होता है इन्फेक्टेड वुंड को ड्रेसिंग करने के काम में आता है। और बीटाडीन जो है आपके मोस्ट कॉमन सॉल्यूशन है भाई। बीटाडीन जो है वो मोस्ट कॉमन सॉल्यूशन है जो कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में ड्रेसिंग के लिए यूज करते हैं। ये 5 प्रश्न तो मैंने आपको बता दिए, ये 5 प्रश्न तो मैंने आपको इसके बता दिए बीटाडीन के, लेकिन क्या अब भी एग्जामिनर का मन भरेगा? नहीं भरेगा, क्योंकि एग्जामिनर तो जहां हमारी सोच खत्म होती है वहीं से शुरू होता है, और हम भी फिर वहीं से शुरू होंगे, क्योंकि मैं आपको बार बार कह चुका हूं कि हमको एग्जामिनर से 2 कदम आगे चलना है। अब सुन लो, अगर एग्जामिनर अब आपको एक प्रश्न पूछ ले और प्रश्न में कह दे कि एक पेशेंट है जिसको बीटाडीन से ही एलर्जी है, बीटाडीन से ही एलर्जी है, तो बताओ वुंड को क्लीन करने के लिए या और किसी भी चीज के लिए कौन सा सॉल्यूशन यूज करोगे? तो भैया वहां पर नाम ले देना क्लोरोहेक्सेडीन। अरे सेवलॉन का यूज कर सकते हैं, और सेवलॉन WHO रिकमेंडेड सॉल्यूशन है, लेकिन इरिगेशन में, प्रेशर सोर्के में यूज नहीं होता, ड्रेसिंग में यूज होता है। हाँ या ना भैया? बात को समझ लो। जब हमें पूरी चीज पता है तो कैसे एग्जामिनर हमें ट्रैप करेगा? हम पहले ही बैठे हैं ट्रैपिंग डाल करके। तो देखो, ध्यान से सुनते जाओ, बात को समझते जाओ। बीटाडीन तो यूज नहीं आ रहा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे नॉर्मल सैलाइन। भाई ये जो नॉर्मल सैलाइन है, इसके ऊपर भी मैं आपको बात बता देता हूं कि भाई नॉर्मल जो सैलाइन है, भाई नॉर्मल सैलाइन कैसे? क्योंकि यहां एग्जामिनर आपको पूछ रहा है कि प्रेशर वुंड जो है उसको क्लीन करने के बारे में। तो देखो, नॉर्मल सैलाइन जनरली जो यूज होता है ये आपके सेकंड एंड थर्ड स्टेज ऑफ बैग्स कि नॉर्मल सैलाइन आर यूज्ड फॉर क्लीन द वुंड इन सेकंड और थर्ड स्टेज। बात समझ में आ रही है कि अगर सेकंड स्टेज में पूछा जाए,
थर्ड स्टेज में पूछा जाए कि बेड सोर, तो नाम लेना है नॉर्मल सेल लाइन। मतलब नॉर्मल सेल लाइन यूज तो हो रहा है। स्टेजेस के आधार पे पूछे तो स्टेजेस बता ही दो, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि जो मैं कह रहा हूं उसकी हर लाइन में ही प्रश्न है। भाई आपने यहां कहा कि एग्जामिनर अगर बोलता है कि सेकंड स्टेज में कौन सा सॉल्यूशन, तो एनएस। थर्ड स्टेज में बोलता है तो कौन सा भैया, एनएस। तो एनएस यूज आ ही रहा है। चलो साहब, इसके बाद आपने बताना है प्लेन वाटर, और प्लेन वाटर यूज ओनली इन फर्स्ट स्टेज ऑफ बेड सोर। क्योंकि पहली स्टेज जो होती है ना, उस पहली स्टेज के अंदर आप देखते हैं कि वुंड में प्रेशर सोर के में क्रैक नहीं लगते हैं, तो इन्फेक्शन के चांसेस कम हैं। इसलिए वहां पर हम ल्यूक वार्म वाटर या प्लेन वाटर स्टेराइल होना चाहिए यूज कर सकते हैं। तो ये कहां हो गया, प्लेन स्टेराइल जो वाटर है वो आप यूज कर सकते हो। कौन सी स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में। चलो साहब, यहां तक आप बताओ। इसके साथ साथ आपने बताना है नेक्स्ट, और नेक्स्ट आपने बताना है H2O2, और आप कह सकते हो फोर्थ स्टेज ऑफ बेड सोर, कि बेड सोर की फोर्थ स्टेज में जहां पस फॉर्मेशन हो जाता है वहां हम H2O2 को यूज कर रहे हैं। मतलब प्रश्न 4 बताए, 2 बताए, लेकिन 10-10 प्रश्न हल कर रहे हो एक ही पॉइंट में से। एग्जामिनर फर्स्ट स्टेज में पूछे तो फर्स्ट स्टेज का बताओ, सेकंड स्टेज का पूछे तो सेकंड स्टेज का बताओ, थर्ड स्टेज का पूछे सॉल्यूशन तो थर्ड स्टेज का बताओ, फोर्थ स्टेज का पूछे तो फोर्थ स्टेज का बताओ, और निम्न में से कोई नहीं तो कौन सा बताओगे। बीटाडीन पूछे तो बीटाडीन के बारे में बताओ, कंसंट्रेशन पूछे तो कंसंट्रेशन के बारे में बताओ। अलग अलग तरीके से मैंने आपको इनके बारे में बताया, बात सुनते जाओ। अब ये तो आपने बताया, बीटाडीन के बारे में आप बता ही चुके हैं। नॉर्मल सलाइन मैंने आपको बता ही दिया है कौन सी स्टेज में है, सेकंड और थर्ड स्टेज। हाइड्रोजन परऑक्साइड फोर्थ स्टेज, प्लेन वाटर फर्स्ट स्टेज। भाई स्टेजेस मतलब कहने का हो गया, ये भी यूज आ रहा है, ये भी यूज आ रहा है, ये भी यूज आ रहा है, तो यूज क्या नहीं आ रहा, बीटाडीन यूज नहीं आ रहा। और यही तो कह रहा है कि विच ऑफ द सॉल्यूशन इज नॉट यूज्ड टू क्लीन द वुंड ऑफ प्रेशर सोर, कि प्रेशर सोर के वुंड को क्लीन करने में क्या यूज नहीं करेंगे। तो यहां पर ये सभी यूज कर रहे हैं, लेकिन यूज क्या नहीं हो रहा, स्टेज पूछे तो स्टेजेस में भी आप बता सकते हैं। चलो साहब, यहां तक आप ध्यान दें। कभी कभी एग्जामिनर वो डायरेक्शन वगैरह पूछ लेता है, और डायरेक्शन जो क्लीनिंग करते हैं बेड सोर का वुंड, वो है आउटर टू इनर, पेरिफेरल टू सेंट्रल, भी आप बता सकते हैं। वो भी एग्जाम में आता है प्रश्न। मैं कह रहा हूं कि जितना बोल रहे हैं वो सभी कुछ आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न। चलो साहब, यहां तक आपने बताया। देखो ध्यान से सुनिएगा कि नेक्स्ट, और मैं आपसे यहां बात करूंगा, एक स्पेसिफाइड प्रश्न है, और उस प्रश्न के ऊपर बहुत छोटा सा प्रश्न है, लेकिन ये छोटा प्रश्न बड़ा घातक हो सकता है, बड़ा ही डेंजरस हो सकता है। हाँ बेटा प्रकाश पूजा सैनी, बेटा ध्यान से सुनते चलो और बात को समझते चलो। भाई यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कुछ स्पेसिफाइड क्वेश्चनरीज, और ये स्पेसिफाइड क्वेश्चनरीज आपके ईएसआईसी, नॉर्सेट, एमपीसीएचओ, या ये जितनी भी जो अभी वैकेंसीज हैं, इन सभी में जितने भी पॉइंट्स है वो कहीं ना कहीं आपको पूछे जा सकते हैं। एक लास्ट पॉइंट मैं आपसे यहां डिस्कशन कर रहा हूं। अब देखो ये एक ऐसा प्रश्न है जो बड़ा ही स्पेसिफाइड है। आंसर
पढ़ने के साथ ही आंसर दे दिया है। शुभम, ऑप्शन 2, व्हाट इज द साइज ऑफ फिल्टर यूज इन आईवी सेट। कह रहे हैं कि फिल्टर यूज होता है, लोगों को तो शायद ये पता ही नहीं है कि फिल्टर भी यूज होता है। भाई यहां पर आपको कह रहे हैं कि फिल्टर, और फिल्टर जो यूज हो रहा है 0.20, 1.2। अरे वेरी गुड। देखो बेटा ध्यान से सुनिएगा। विजय बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। समता 22, 0.22। अच्छा देखो, अब बार बार मेरा कहने का मकसद है, उत्तर तो ढूंढ लिया लेकिन उत्तर नहीं, हमें तो इनको सबको खदेड़ना है ना, ये और क्या क्या है। हाँ या ना भाई, हमें तो सभी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। अब इस बात के ऊपर मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताना चाहूंगा। जैसे ये क्या है भाई, ये क्या चीज है, 007 जेम्स बॉन्ड, क्या लिखा है भाई, 007 का जेम्स बॉन्ड है क्या? तो फिर क्या है? 007 जेम्स बॉन्ड नहीं है, ये आपके जो आप मास्क यूज कर रहे हैं, फिल्टर वाले मास्क यूज कर रहे हैं, N95 मास्क यूज कर रहे हैं। अरे हाँ या ना? तो ये आप ध्यान दीजिएगा, ये जो फिल्टर की साइज है N95, या सीधा सीधा आप एक शब्द में पूछो तो मास्क जो यूज करते हैं ना, उसमें फिल्टर बहुत मामूली सा होता है, जिससे कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड पार्टिकल्स आर डू नॉट एंटर थ्रू द इनहालेशन, कि इनहालेशन के माध्यम से कोई भी और पार्टिकल एयरवे में एंटर ना हो पाए। इसलिए जो ये फिल्टर आप यूज कर रहे हैं, इस फिल्टर की प्रॉपर साइज आपको पता होनी चाहिए। तो देखो यहां पर आप ध्यान देकर चलें और बात को सुनते चलिएगा। इसके बाद आगे आपने बताना है नेक्स्ट, और नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि 0.22 माइक्रोन और 0.22 माइक्रोन आपने बताना है कि इसको हम लोग स्पेसिफाइड यूज करते हैं आईवी थेरेपी के लिए। भाई रूटीन जो आईवी थेरेपी आप देते हैं, उस रूटीन आईवी थेरेपी में 0.22 माइक्रोन साइज का फिल्टर यूज किया जाता है, जबकि 1.32 माइक्रोन ये है आपके फैट के लिए, या आपने यहां बोलना है पैरेंट्रल जो न्यूट्रिशन दे रहे हैं, जहां पर सीधा सा मतलब है कि फ्लूइड की कंसिस्टेंसी ज्यादा है। अगर फ्लूइड बहुत गाढ़ा है, फिल्टर नहीं हो पा रहा है, तो फिल्टर की साइज होगी 1.32 माइक्रोन। अरे भाई हाँ या ना, बोलो तो सही, बताओ। हाँ तो देखो ध्यान से सुनते जाएं और बात को समझते जाएं। केवल आपने यहां पर बताना है 007, कई जगह ये 22 की जगह 23 भी लिखा है, कोई खास ऑप्शन नहीं है, 22 आप ध्यान दें। 1.32 माइक्रोन है जो फैट वगैरह के लिए यूज हो रहा है। अब आपसे ये पूछे तो ये बताओ, ये पूछे तो ये, और ये पूछे तो ये, लेकिन अब बच गया है 10 माइक्रोन। देखो ध्यान से सुनिएगा कि 10 माइक्रोन फिल्टर, और 10 माइक्रोन फिल्टर के ऊपर तो मैं एक बात बताना कभी भी नहीं भूलता हूं, ये उन बच्चों के लिए है, वही वापस से आकर बात करूंगा जो सिर्फ आंख बंद करके एनक्लेक्स पर भी बिलीव कर रहे हैं। अरे भाई वो भी तो गाइड ही है। गाइड का मतलब गाइड, आप कोशिश करें जो कि रेफरेंसेस बुक हैं उनसे पढ़ने का प्रयास करें, और फिर उसको गाइड में फॉलो करें। कोशिश करें कि पहले एग्जाम में क्या आंसर आया हुआ है, एग्जामिनर किन को प्रायोरिटीज देता है,
ये बात तभी आएगी कि या तो आपको जो पढ़ा रहे हैं उनको 10-5 साल एक्सपीरियंस पेपर्स का पता है, या वो लोग हो सकते हैं जो कि कहीं ना कहीं कमेटी वगैरह में। कहने का मेरा विकसित मतलब है कि आपको एक एक चीज पता। अब जैसे मैं आपको बता दूं, आप एनक्लेस पढ़ने जाते हो तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी 0.22 माइक्रोन लिख दिया, ये तो 100% गलत है भाई। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में 0.22 एनक्लेस में लिखा है, गलत है। क्यों है? क्योंकि आरबीसी की खुद की साइज 7.2 माइक्रोन होती है, और जब आरबीसी की खुद की साइज ही 7.2 माइक्रोन है तो 0.22 माइक्रोन में से आरबीसी कैसे जाएगी? इसका मतलब वो गलत लिखा हुआ है, और मेरे पढ़ाने के बाद ये एग्जाम में साइज आ भी चुकी है। तो अंतर समझ लीजिएगा। इतना मेरा बताने का मकसद है कि मुझे पता है एनक्लेक्स में क्या लिखा है, मुझे पता है कि आपकी सिस्टर नैन्सी में और अन्य गाइड्स में क्या लिखा है। जो मैं कह रहा हूं वो आपको सीधा एग्जाम में ही मिलेगा, चाहे बुक्स में मिले या ना मिले। तो कहने का मेरा बेसिक मकसद है कि आपको पता हो कि ये जो 10 माइक्रोन फिल्टर है ये हम लोग यूज लेते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए। तो जब अलग अलग साइज के फिल्टर आप यूज लोगे तो अलग अलग साइज आपको पता हो, कहां यूज कर रहे हैं, कैसे यूज करते हैं, ये सभी कुछ आपको पता होना चाहिए। चलें साहब, यहां तक आप ध्यान दे सकते हैं और स्पेसिफाइड पॉइंट्स बता सकते हैं। मुझे लग रहा है शायद आप लोग थोड़ी सी बोरियत फील कर रहे हो। आप लोगों को लग रहा है अरे यार बहुत लंबे समय से सर पढ़ा रहे, 1.25 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए। बोरियत फील कर रहे हो क्या? अरे क्लास में बोरियत हो रही है क्या? हाँ या ना तो बोल दो, बोरियत हो रही है? अरे बोरियत हो रही है क्या? हाँ या ना? आने तो जवाब यार। ये क्या है कि बोलता हूं उसके बाद आपके पास 10-20 सेकंड लेट जाता है। ये क्या है, यूट्यूब ने थोड़ा सा सिस्टम थोड़ा सा लेट कर दिया है। वो कह रहे हैं कि जो भी लाइव क्लास होगी उसमें मिनिमम 10 सेकंड का गैप तो रहेगा। तो इसीलिए कई बार प्रश्न आपके थोड़े लेट आते हैं। मैं जो बोलता हूं आपके पास आवाज लेट जाती है। नहीं हो रहे हो? अच्छा, तो देखो ध्यान से सुनो। सिर्फ मेरा कहने का मतलब है कि जो बताए जा रहे हैं ना आप उनको प्रॉपर फॉलो करते चले। आप अपने फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको भी बताएं कि हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने फ्रेंड्स को भी कोशिश करें कि वो भी आपके साथ बना रहे, सेलेक्ट हो तो वो भी आपके साथ जब ड्यूटी करेगा। मुझे ध्यान है कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, वो जैसे जोधपुर एम्स के अंदर इंचार्जेस हैं, कोई ऋषिकेश एम्स है। तो जब हम लोगों का भी वहां सिलेक्शन हुआ तो उन्होंने कहा साथ में आओ। मैंने कहा यार अब मेरा तो देखो सरकारी जॉब से मन भर गया है। मैंने पहले सरकारी जॉब किया, उसको मैंने छोड़ा, इतनी बुकें लिखी। मैंने कहा मैं तो सिर्फ समर्पित हूं अपने स्टूडेंट्स को, मैं तो सिर्फ समर्पित हूं एजुकेशन को, कोचिंग संस्थान को। तो इसी आधार पे मैं अपनी सिर्फ मेहनत करता हूं। सिर्फ एम यही है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ भी ऐसा मिले कि जो आपको एग्जाम में सेलेक्ट करवाने में मदद करे। तो आज तो इतना ही पढ़ने वाले हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों का नया वर्ष बहुत अच्छा जाए। आशा करता हूं कि आप सभी नर्सिंग ऑफिसर के रूप के अंदर सभी को जॉब मिले, और सभी लोगों को बहुत बहुत नए वर्ष की शुभकामनाएं।